आईपीसी क्या है, कैसे और कब आईपीसी की शुरुआत हुई, हम आईपीसी का उपयोग कहां करते हैं, आईपीसी का पर्पस क्या है और आईपीसी का क्या महत्व है। इंडियन पिनल कोड है क्या? इंडियन पिनल कोड वह दस्तावेज है जो हमें अपराध और कानून की उल्लंघना के बारे में बताता है। इंडियन पिनल कोड की शुरुआत कहां हुई? इसकी जड़ें अगर हम देखें, जो ब्रिटिश राज भारत के ऊपर था वहां पे हुआ है। हम इंडियन पिनल कोड को कहां लागू करते हैं? ये सभी सिटीजन्स पे लागू होता है, मतलब कि जो भारतीय नागरिक हैं। लेकिन ये इंडियन आर्मी फोर्सेस, नेवी और एयरफोर्स के ऊपर नहीं लागू होता, उनके अपने कानून हैं। आईपीसी का पर्पस क्या है? इसका जो मेन पर्पस है वह है इक्वालिटी। ये कानून को फैसला लेने में मदद करता है कि वह अमीर या गरीब ना देखे, वह ये ना देखे कि कोई बड़े ओहदे का व्यक्ति है। आईपीसी की इंपॉर्टेंस क्या है? इंडियन पिनल कोड एक कानून का ऐसा सेट है जो बहुत ही महत्व है किसी भी देश को एक प्रॉपर कानूनी तरीके से चलाने के लिए। ये काम आता है उन अपराधों को रेगुलेट करने के लिए जो या तो देश के खिलाफ हों, जनता के खिलाफ हों, आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ हों, किसी भी धर्म के, और सबसे ज्यादा केसेस जो चलते हैं किसी भी व्यक्ति के विवाह से संबंधित अपराध। ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड, हमारे देश भारत को एक कानून के दायरे में सभी सिटीजन्स को लेके आना कोई आसान काम नहीं था। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद इंडियन पिनल कोड को बनाया गया। ये मुश्किल काम इसलिए था क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। ना केवल धर्म अलग है बल्कि जात पात और रहने वाले इलाकों में भी फर्क है। कोई पहाड़ी इलाका है, कोई प्लेन है, कोई जंगली इलाका है। जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के नोट्स बनाना चाहते हैं वे इंग्लिश वर्जन के लेक्चर को जरूर चेक कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आईपीसी के इतिहास को अगर हम चेक करें तो इसको 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला एशियंट हिंदू क्रिमिनल लॉ, दूसरा मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ और तीसरा इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। एशियंट हिंदू क्रिमिनल लॉ को चेक करें तो हमें पता चलता है कि पहले राजा महाराजाओं का समय चलता था। जो राजा ने कह दिया वही कानून माना जाता था। लेकिन ये तो कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं हुआ, ये कोई फिक्स्ड कानून तो हुआ नहीं। लेकिन दुनिया तो राजा महाराजाओं के समय से पहले की चल रही है। जी हां, उस समय पर किसी को दंड नहीं दिया जाता था। अपराधी को पापी माना जाता था कि उसने पाप किया है और धर्मा के मुताबिक एक दूसरे की रक्षा की जाती थी। तभी अच्छे समय को राम राज्य और बुरे समय को राक्षस राज्य कहा जाता था। सबसे पहले पंचायत समिति के प्रकार का सिस्टम शुरू हुआ, फिर इसको बड़े में तब्दील करते हुए एक राजा के राज्य में तब्दील किया गया। जब भी हिंदू लॉ शब्द का इस्तेमाल होता है उसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख को इंक्लूड किया गया है, जिसे ब्रिटिश राज्य में इस्तेमाल किया गया। अगर एंशिएंट इंडिया के इतिहास को चेक करें तो हमें देखने को मिलता है कि हिंदू डोमिनेंट पीरियड था। ये ऋग्वेदा के समय राजा को गोपा जनस्य मतलब प्रजा के रक्षक के रूप में माना जाता था। इसका मतलब यह था कि वह लॉ एंड ऑर्डर को भी देखेंगे। धर्मसूत्र और अर्थशास्त्र के मुताबिक भी ये ड्यूटी होती थी राजा की कि वह अपनी प्रजा को सुरक्षा दे और उनके भले के लिए काम करे। लेकिन राजा महाराजाओं का समय ठीक इसलिए नहीं था कानून के तौर पे क्योंकि ये परिवारवाद बन गया था, और अगर परिवार का सदस्य अच्छी तरह से प्रशिक्षण ना ले तो प्रजा को भुगतना पड़ता था। सेकंड स्टेज है मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ। काजी की ड्यूटी होती थी अपराध पर नजर रखना, और अपराध 2 प्रकार के होते थे, अगेंस्ट गॉड और अगेंस्ट ह्यूमन। बात भी ठीक है, लेकिन ये इलैबोरेटेड नहीं था। और क्राइम अगेंस्ट गॉड वॉज अ सीरियस क्राइम देन क्राइम अगेंस्ट मैन, और ये यूनिफॉर्म भी नहीं था, और इसे स्ट्रिक्टली धर्म के आधार पर लागू किया जाता था। मतलब काफी शॉर्टकमिंग्स थी इसमें।
1206 से पहले यहां पर कोई भी मुस्लिम रूल लागू होने के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं और इस दौरान मुस्लिम शासकों का आक्रमण रहा है और उन्होंने शासन भी किया है। मुस्लिम रूल शुरू हुआ स्लेव डायनेस्टी से 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी, सुर डायनेस्टी, काफी लंबे समय तक भारत में मुस्लिम शासक अपना राज करते रहे हैं और उनका ही रूल लागू होता था। फिर कोर्ट सिस्टम, शरीयत सिस्टम हुआ जिसमें मुफ्ती सहायक हुआ करता था, लेकिन ये मुस्लिम पर्सनल लॉ होता था, विच मीन्स सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू है। टू कंक्लूड, मुस्लिम लॉ हार्श और रिलीजियस बेस्ड था, विच मीन्स ये दूसरे धर्मों पर लागू नहीं होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उन्होंने देखा कि भारत में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून चल रहा है और कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कानून इंसान के ओहदे को देख के भी लागू होता था, मतलब अगर कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसके ऊपर कानून लागू ही नहीं होता था। कानून राजा और उनके करीबियों के लिए अलग और प्रजा के लिए अलग था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भारत में लोगों के बीच मतभेद बढ़ रहे थे। उन्होंने कानून में सुधार लाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस को काम करने के लिए कहा। इसके बाद रेगुलेशंस पास होने शुरू हुए, मतलब के कानून पास होने शुरू हुए और 1820 के अंत तक इस्लामिक क्रिमिनल लॉ की जगह पे रेगुलेशंस ने जगह ले ली। 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस्लामिक क्रिमिनल लॉ के ऊपर ही बेस्ड था, जिसे एडमिनिस्ट्रेड, फाइनेंस और एनफोर्स नवाब किया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगान लेना शुरू कर दिया बंगाल से 1765 से। इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रांग होती गई। पहले तो लगान लेने का, वसूलने का काम नवाबों के साथ किया जाता था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ही एम्प्लॉय को यह काम देना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली सारा लगान वो जो लेना चाहते थे। लगान से लगान मूवी याद आई। ये सीन देखा है ना आपने? इसमें भी लगान। फाइनली आप समझ सकते हैं कि भारत में सिचुएशन क्या थी 1700 और 1850 तक में। हिंदू लॉ रिलीजियस बेस्ड था, मुस्लिम लॉ और भी ज्यादा रिलीजियस बेस्ड था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्रॉफिट सेंटर्ड हो गई, उनको किसी और चीज से लेना देना ही नहीं था। हमारे देश भारत को फाइनली यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत थी जो सभी के लिए एक बराबर हो। हमारे भारतीय दंड संहिता 1860 के बनने से पहले की क्या गतिविधियां थी, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चेक कर लेते हैं। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजामत को एक्वायर कर लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। फिर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने अपना पहला जुडिशियल प्लान लागू किया। ये कैसे हुआ? उन्होंने 1773 में एक रेगुलेटरी एक्ट पास किया, जिससे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के प्रांत पर कब्जा किया हुआ था उसको उन्होंने वैसे ही रहने दिया, लेकिन कुछ कंट्रोल क्राउन मतलब ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रखा। फिर 1774 में चार्टर्ड एक्ट पास किया। इससे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको फोर्ट विलियम में स्थापित किया, लेकिन ये बहुत दूर पड़ता था। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए उसको फोर्ट विलियम में रखा। 1787 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक और नियम लागू किया, लगान वसूलने का, और उन्हीं पे जो झगड़े छोटे मोटे होते हैं उनका फैसला लेने की पावर भी दे दी। मतलब कुछ हद तक जुडिशियल पावर उनके पास थी। असल बदलाव 1790 में आया जब कॉर्नवालिस ने कहा कि जो भारतीय कोर्ट बनाई गई हैं वहां पे मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ नहीं, जो रेगुलेटरी एक्ट पास हुए हैं उसके अनुसार फैसले लिए जाएंगे। और 1800 में फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम में थी उसे मद्रास में शिफ्ट किया गया। 1807 में लॉर्ड मिंटो ने जजेस की संख्या बढ़ाई और गवर्नर जनरल को पावर दी कि वह चीफ जज को नियुक्त कर सके। 1823 में सुप्रीम कोर्ट को बॉम्बे शिफ्ट किया गया। ये सब जनता की सहूलत के लिए किया जा रहा था। 1833 में चार्टर एक्ट पास हुआ। इसमें लेजिस्लेटिव को पावर दी गई कि वह कानून बनाए। डेफिनेटली इसी के आधार पर फर्स्ट लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया और कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी वह नेपोलियनिक कोड और लुजियाना सिविल कोड 1825 से प्रभावित थी। फाइनली 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन ये ब्रिटिश इंडिया में था, मतलब आजादी से पहले। 1837 में
पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर एक कमीशन बिठाया गया जिन्होंने पहली रिपोर्ट 1846 और 1847 में दूसरी रिपोर्ट दी, लेकिन इसे भी अप्रूव नहीं किया गया। 1857 का रिवॉल्ट आ गया। इससे डेफिनेटली प्रेशर पड़ा अंग्रेजों के ऊपर कि वह भारत के लिए एक अलग कानून को जल्द से जल्द लेके आए। फाइनली जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था आईपीसी का, उसको सर बर्नेस पीकॉक, जो पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बने, उन्होंने फाइनल कट और एडिट आईपीसी में किया। और फाइनली 1860 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उन्होंने 6 अक्टूबर 1860 में आईपीसी को पारित कर दिया। फाइनली आईपीसी वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1860। इसका बहुत बड़ा ट्रिब्यूट जाता है लॉर्ड मैकुले को, जो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट लॉ कमीशन के, जो 1834 में हुआ था। ये कुछ फोटोग्राफ्स लॉर्ड मैकुले की हैं। इनका काम इतना बढ़िया था कि 160 साल होने के बावजूद बहुत कम अमेंडमेंट हुई हैं। फाइनली एंड फाइनली इंडियन पीनल कोड 1860 आ गया, इनेक्टेड ऑन 6 अक्टूबर 1860, लेकिन इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1862 को हुई। और जिन्होंने मेहनत की थी, डेफिनेटली ही इज द फादर या फाउंडर ऑफ आईपीसी, वो थे थॉमस बैबिंगटन मैकुले, शॉर्ट में बोले तो लॉर्ड मैकुले। दोबारा मिलने तक मेरी एक रिक्वेस्ट याद रखना, बड़ों को रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार, दुनिया अच्छी लगेगी मेरे यार।